वेलकम स्टूडेंट। ये हमारा सेंटर का सेकंड चैनल है और ये स्पेशली क्लास 10 के लिए फॉर्म किया गया है कि जिसमें आपको आसानी से सारे वीडियो करेक्टिव फॉर्म में आसानी से मिल जाएं। और इस वीडियो में हम ज़्यादातर जो अपलोड करेंगे वो क्लास 10 से रिलेटेड और इंट्रेंस एग्ज़ाम जो आगे भी आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, लाइक आपका क्लास 11th इंट्रेंस जामिया, एमयू या केंद्रीय विद्यालय, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम्स है या कैरियर से रिलेटेड सारी चीज़ें, एनसीईआरटी के सोल्यूशन, बोर्ड के पीवाईक्यू, सभी तरह के क्वेश्चन इसमें अपलोड किए जाएंगे। तो इस चैनल पे हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि सबसे पहले जो वीडियो अपलोड करते हैं, जो हमारे यहाँ इस साल के, उन्होंने हालांकि लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन किया था, सैयद मुजम्मिल हसन, उन्होंने टॉप किया है, तो उनसे हम बात करेंगे। वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरह से जो है उन्होंने अपनी तैयारी की थी। तो उनसे बात करते हैं। वेलकम सैयद मुजम्मिल हसन, कांग्रेचुलेशन। क्लास 10 के अपने मार्क्स बताएं, कितना था मैथ्स में, कितना स्कोर किया था आपने? मैथ्स में मैंने सर 95 स्कोर करा था आउट ऑफ 95। एंड सर साइंस में मैंने 98 स्कोर करा था। वेरी गुड, 98 माशाल्लाह, बहुत अच्छे मार्क्स है आपके। तो मतलब स्कूल में क्या पोजीशन है आपके? स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम सर आई स्टडी इन डॉन बॉस्को स्कूल अलकनंदा। वेरी गुड। और सर मेरी पोजीशन वहाँ पे अभी बोर्ड के रिजल्ट्स में सेकंड आई थी। सेकंड, वेरी गुड। यस। तो यहाँ पे आपने मैं मतलब 100% क्रेडिबिलिटी नहीं लेना चाहता, तो लास्ट मोमेंट में आपने ज्वाइन किया था, लेकिन जो बच्चे टॉप करते हैं उनका अपना ओन एफर्ट रहता है। तो किस तरह से, कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई थी? और एक चीज और ये बताएं कि आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना आया है? किसी और सब्जेक्ट में हाईएस्ट आपका? सर मेरा ओवरऑल परसेंटेज 96.4 गया है। 96.4 गया है सर, और हाईएस्ट मेरे गए हैं साइंस में ही गए हैं, 98 मार्क्स में आए हाईएस्ट। यस सर। तो आपके जो मार्क्स कट गए हैं, 2 मार्क्स किस में कटे हैं? मतलब सर वो बायोलॉजी किस में? मेरे फिजिक्स में 1 मार्क कटा है फिजिक्स में, और सर बायो में 1 मार्क कटे थे। बायोलॉजी में। यस। मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिया है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो मिस हो जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इस वजह से मैंने नोट कर लिया है। तो अपने मार्क्स बता दिया, ओवरऑल परसेंटेज। ठीक है, आप ये बताइए कि जैसे कि बहुत से बच्चे आपके साथ और भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी होते हैं, कोचिंग सेंटर में भी होते हैं, आपकी स्ट्रेटजी कैसे उनसे डिफरेंट थी? किस तरह से आपने स्ट्रेटजी बनाई थी? तो स्ट्रैटेजी ये है कि सर दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। स्कूल अलग को और फिर कोचिंग सेंटर में जो पढ़ाते हैं उसको बैलेंस करके चलना होता है। बट मेन होता है हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी। मेन एनसीईआरटी अगर पढ़ ली तो फिर 90% ऑफ सिलेबस आदमी कंप्लीट हो जाता है उससे। 90% सिलेबस कंप्लीट। तो एनसीईआरटी के अलावा आपने कुछ और अलग से, जैसे बोर्ड के पीवाईक्यूज वगैरह भी आपने किए थे? यस सर। बोर्ड के पीवाईक्यूज एंड में करने होते हैं। पूरे साल में एनसीईआरटी पूरा अच्छे से करनी होती है और एंड में बोर्ड की पीवाईक्यूज करते हैं और उनसे बहुत हेल्प मिलती है मैथ, स्पेशली मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट में। और कितने घंटे आप डेली स्टडी कर लेते थे? डेली मतलब सेल्फ स्टडी जो होता है कि खुद से मतलब बैठ गए कि मुझे ये चीज तैयार करनी है अच्छी तरह से, ये हमें पढ़ना है, तो कितने घंटे इस तरह की पढ़ाई करते थे? होमवर्क नहीं, जो सेल्फ स्टडी। यस सर। तो एग्जाम से पहले मतलब साल भर सर 2 से 3 घंटा डेली और ऑलमोस्ट रहता था। बट एग्जाम्स के ऑब्वियसली पास आते ही तो वो 6-7 घंटे पहुंच जाते थे। 6-7 घंटे पहुंच जाते। मतलब आपने शुरू से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी? Yes, यानी कि जैसे बच्चे होते लास्ट मोमेंट में स्टार्ट करते हैं, हाँ। तो शुरू से ही पढ़ना चाहिए। Yes, बच्चों को आप ये मैसेज देना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट पे आप ज्यादा टाइम देते थे? जैसे लाइक मैथ है, साइंस है, या कौन सा आपका बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा हो जिसमें आप ज्यादा टाइम देते थे, मजा आता था पढ़ने में? सर इंटरेस्टिंग तो साइंस लगता था मुझे, उसमें पढ़ने में बहुत मजा आता था, सवाल सॉल्व करने में मजा आता था। मेरा वीक थोड़ा मैथ्स था, इसलिए उसको मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम देता था और सवाल सॉल्व करता था ताकि फिर प्रैक्टिस बने और फिर उससे सवाल और जल्दी सॉल्व हो जाए, उसी से फिर प्रैक्टिस हो जाती है। गुड आंसर आपका कि देखिए जो सब्जेक्ट वीक होता है ना, बच्चे क्या करते हैं उसको कम पढ़ते हैं। मैंने देखा है ओवरऑल एज ए टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे काफी हो गया है। तो बच्चे क्या होते हैं, जो वीक होते हैं उससे भागते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है अगर उसको आप ज्यादा अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो सब्जेक्ट फिर वीक नहीं रह जाता, फिर वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। और आपने और ये बताइए कि आप जैसे कि लाइक आपका स्लीपिंग आवर कितना था? कितने घंटे आप सो लेते थे? सर सोना इम्पोर्टेंट होता है सर। आदमी पढ़ाई कितना भी कर ले, अगर आदमी कम सो रहा है तो फिर फोकस नहीं हो पाता पढ़ाई पे। कितने घंटे फिर भी आप सो लेते थे? 7 से 7:30 8 चल जाता था। इतना रात को कितना पढ़ लेते थे? 7 बजे कितना? सर रात में मैं एक्चुअली रात पढ़ने वाला नहीं हूँ, हर आदमी का अलग होता है, कोई सुबह पढ़ता है कोई रात पढ़ता है। तो मेरा रात में मैं नॉर्मल टाइम पर सोता था और कितने बजे? सर अराउंड 10:30-11 बजे सोता था। अच्छा और टाइम है। हाँ, और सर स्कूल से पहले थोड़ा सा उठ जाता था, 1-2 घंटा पहले थोड़ा उसमें पढ़ता था और फिर दोपहर में फिर शाम तक पूरा कंप्लीट कर लेते थे। Yes. मतलब बैलेंस था कोई ज्यादा? यस सर।
और कुछ मोबाइल भी देखते थे, मोबाइल वीडियो गेम जैसे बच्चे बिजी होते हैं, या फिजिकल गेम, क्या क्या ईमानदारी से बताइएगा, टीवी Yes. देखते थे या मोबाइल गेम या फिजिकल, किसमें ज्यादा सर इन्वॉल्वमेंट था? टीवी तो नहीं देखते सर, क्योंकि घर में टीवी लगाई नहीं पापा ने इसी चक्कर में। जी और सर मोबाइल पे सर मतलब था, वो हर बच्चे को होता है गेम खेलने का, बट इतना फुल नहीं था। मेनली मेरा फिजिकली गेम खेलता था, मैं बैडमिंटन खेलता था मैं। गुड, ये हेल्थ के लिए भी ज्यादा यस बेहतर सर। है। और मैंने देखा है कि जो बच्चों का जो आजकल जो पढ़ने का जो मैंने देखा ग्राफ काफी तेजी से डाउन हो रहा है बच्चों का, उसका एक मेन रीजन यही है कि दे आर बिजी इन मोबाइल वो ज्यादा देखते हैं, मोबाइल पे गेम खेलना। ये तो खैर हम लोग भी बहुत ही इसको स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि टीवी मोबाइल और आपने मतलब गेम नहीं खेला है। और उसके बाद अपने आप को कैसे एंटरटेन करते थे अगर आप जैसे फिजिकल गेम्स से? यस सर, मोस्टली फिजिकल गेम होता था, और कभी पढ़ते पढ़ते थक गया तो कभी 2-3 मिनट उठ लिए, वो छत पे चले गए साहब, खुली हवा में इधर उधर, और सर थोड़े कभी ऐसे कि जब पढ़ते रहेगा लगातार तो फिर चक्कर आने लगता है, तो बाद में गाना सुन लेता थोड़ा 1-2 मिनट, ज्यादा नहीं, फिर उसके बाद फिर फोकस हट फिर जाता वही है। माइंड में चलने लगता है, अगर हाँ, ज्यादा सुन लिया आपने तो। थोड़ा सा सुना ब्रेक करने के लिए, और फिर उसके बाद वापस से पढ़ाई पे। और कुछ ऐसा आप ऐड ऑन करना चाहेंगे अपने जूनियर्स के लिए कि वो कैसे स्ट्रेटजी तैयारी शुरू करें? क्योंकि अभी जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हमारा मिड ऑफ जुलाई चल रहा है, ठीक है? तो मिड ऑफ जुलाई तैयारी करने का बेटर टाइम है, स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे अभी से। यस सर, स्टार्ट तो आदमी को उसी दिन से करना चाहिए जब जब उस दिन है वो सर। और सर ये 10th में है कि कंसिस्टेंटली अगर आदमी थोड़ा थोड़ा भी पढ़े ना, तो फिर उससे इम्प्रूवमेंट बहुत होती है। इम्प्रूवमेंट यस सर, एंड में अगर किसी ने पूरा 10-12 घंटे पढ़ लिया और शुरू से नहीं पढ़ा तो फिर उसको डिफिकल्टी आ सकती है। डिफिकल्टीज तो कंसिस्टेंटली पढ़ना इंपॉर्टेंट है, भले आदमी थोड़ा सा पढ़े, ये होता है। जैसे लाइक मान लीजिए एक चैप्टर यहाँ पे भी आपने किया था, हम लोगों ने जो कराया था, एक चैप्टर जिसे बच्चा कर लिया, कोई भी चैप्टर, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पॉलिनोमियल क्लास 9th में भी पढ़ा है, पॉलिनोमियल क्लास 10th में पढ़ा है। तो इस साल का जो मैंने पेपर देखा था उसमें क्या था कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो 9th के भी ऊपर क्वेश्चंस आए थे। एक बोर्ड के एक सेक्शन में मैंने देखा था कि आई थिंक 1+√3 का होल स्क्वायर करके, तो जो ऐसा था 9 के भी जो क्वेश्चन थे वो भी आपको दिए गए थे 10th में। तो कैसे आपने उसको मतलब बैलेंस करना चाहिए कि किस तरह से पढ़ाई करें? एक चैप्टर जैसे मान ली पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है, तो किस तरह से पढ़ा? सिर्फ एनसीईआरटी आपने कर लिया है कि बोर्ड के पीओआईक्यूज तो खैर मैंने आपको कराया था, बच्चों को कैसे करना चाहिए, किस तरह से आप बताइए? सर सबसे पहले तो आदमी को चैप्टर समझना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं कॉन्सेप्ट मैंडेटरी है, उसको लिखना चाहिए। फिर एक जगह जितने फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट उनको एक जगह नोट करना चाहिए, और फिर एनसीईआरटी एक बार बैठ के सॉल्व करनी चाहिए अच्छे से। और नहीं होते तो बार बार करें, ये नहीं कि नहीं हो रहे तो फिर कहीं से देख लिया, तो फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता उससे। और यही है कि एनसीईआरटी सॉल्व करा, उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ और सवाल देखे, एग्जाम्पल देखे एनसीईआरटी के, और फिर जब एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए तब फिर आदमी को एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स या फिर रेफरेंस बुक से पढ़ना चाहिए। एक्चुअली में एक चीज मैं भी ये भी देखता हूँ कि अभी बच्चों की मैथमेटिकल स्किल डाउन इसलिए हो रही है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं आता, इमीडिएटली यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, उसका सॉल्यूशन देख लिया, देखने के टाइम लगता है कि ये मुझे आ रहा है, लेकिन बाद में फिर अगर उसको एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो वो नहीं कर पाते। तो इसी तरह से एक भी क्वेश्चंस को मैं अपने स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप कम से कम उसे 2 से 3 बार पहले आप ट्राई कर लें। अगर 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद अगर नहीं होता है देन फिर आप अपने टीचर से पूछें, एग्जाम्पल्स की हेल्प लें। उसके ऊपर देखिए एनसीईआरटी बुक बहुत सिस्टमेटिक होती है, देखा होगा हर क्वेश्चंस के ऊपर जितने टफ क्वेश्चन उसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिया रहता है, तो आप एग्जाम्पल्स देखें। अगर एग्जाम्पल से नहीं समझ में आता है देन लास्ट मोमेंट पे आपको यूट्यूब वगैरह पे जाना चाहिए। और आपने कुछ क्लास नोट्स वगैरह भी बनाई थी क्लास 10 में, जैसे मैथ साइंस के लिए क्या किस तरह से किया? सर मैथ्स के लिए तो नोट्स उतने स्कूल में बनाते थे वो तो ठीक थे, मैथ्स में बस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, उसमें नोट्स उतना बस थोड़े थोड़े फॉर्मूले लिख लेते थे हर जगह, और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और साइंस में खुद के नोट्स होने चाहिए, ये है साइंस में आदमी को सेल्फ के नोट, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं सेल्फ में, ताकि आदमी जल्दी चैप्टर रिवाइज कर ले जब आगे आए तो ये होता है। ठीक है। और उसके बाद और लास्ट ईयर तो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, और लास्ट ईयर मैंने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के असाइनमेंट हम लोगों को काफ़ी अच्छे लेवल का रहता है, बेटर लेवल का सिलेक्टेड भी रहता है। लेकिन लास्ट ईयर आपको याद होगा जो हम लोगों ने बोर्ड के पीवाईक्यूज किए थे, वो जैसे मार्केट में जो बुक अवेलेबल होती है या जो आपने पूछ लिया स्टूडेंट से पूछते हैं उनके पास अवेलेबल रहती है, चैप्टर वाइज करा दिया था। इस साल जो है हम लोगों ने क्या किया है कि जितने भी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए, जो सिलेबस हमारा मॉडिफाई हुआ तब से, उन सभी क्वेश्चनों पे एक असाइनमेंट, एक उसमें जो हमने असाइनमेंट के लास्ट में हमको ऐड कर दिया है। तो वो असाइनमेंट मैं चाहूंगा एक बार आप देखें, और मेरे असाइनमेंट को आप एक बार मार्क्स दें, कैसा लग रहा है आपको, शुरू से देखें
पेज 1 से लेकर के आप इसको पूरा एक बार असाइनमेंट देखें, और जो थ्योरी इसमें दी गई है और आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बोर्ड के पीवाईक्यूज भी ऐड कर दिए गए इसमें। तो ये अच्छा है कि क्वेश्चन से पहले थ्योरी है, ताकि आदमी थोड़ा रिवाइज कर ले। हम थ्योरी पे फोकस करते हैं कि थ्योरी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। और इसमें आपको जो बोर्ड्स में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब विद ईयर्स दे दिया गया है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी, और इनफैक्ट इसमें जो जामिया के भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जामिया अलीगढ़ केंद्रीय विद्यालय, उस क्वेश्चन को भी ऐड कर दिया गया। एक बार आप ओवरलुक देखें इसका कैसा है, कैसा लग रहा है असाइनमेंट आपको। तो इसमें ये अच्छा है कि क्वेश्चंस हर जगह से हैं, कहीं जामिया से, बोर्ड से, तो इससे ये है कि वैरायटी हो जाती है, आदमी की प्रैक्टिस अच्छी हो जा रही है, और लेवल्स भी अच्छा है क्वेश्चन का। और आपने जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया था लास्ट ईयर वो यही तक था, मतलब इसमें बोर्ड्स के ऐड नहीं थे, इस बार बोर्ड और जामिया के भी ऐड कर दिए गए हैं इसमें। ये आप लोगों को शायद बेनिफिशियल होना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक चीज़ और है कि सभी MCQs के ऐप पे इसके क्वेश्चंस, इसका टेस्ट डिजाइन कर दिया गया है कि आप सेवरल टाइम्स आप टेस्ट दे सकते हैं विद नेगेटिव मार्किंग। जैसे अभी से नीट्स की और जेई की प्रैक्टिस अगर बच्चा करेगा, कि अभी जस्ट हमने क्लास 10 का एक टेस्ट लिया है, साइंस का टेस्ट था, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दी गई थी। बच्चों ने जैसे ही ऐप पे सबमिट किया, इमीडिएटली उनको पूरा रिजल्ट मिल गया, और वो अपना सोल्यूशन भी देख सकते हैं कहाँ गलती किया है, ईच एंड एवरीथिंग उस ऐप में है। तो इन सभी को अगर हम ऐप पे अपलोड कर रहे हैं तो क्या बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा ये? यस सर, ये बेनिफिशियल होता है कि आदमी को रिजल्ट मिल गया कि गलती कहाँ हुई, ये इंपॉर्टेंट है, फिर आदमी उस पर प्रैक्टिस कर सकता है, तो ये बेटर होगा, ऐप पे अच्छा होता है। अच्छा, स्टार एजुकेशन की लास्ट मोमेंट पे भी ये नहीं कहूँगा, झूठी क्रेडिबिलिटी कभी नहीं लेनी चाहिए। लास्ट मोमेंट इन्होंने ज्वाइन किया था, जो भी जर्नी थी हमारे साथ, कैसी लगी आपको? ठीक लगा, बेनिफिशियल था आपको? यस सर, बेनिफिशियल तो था सर। यहाँ पे आके सवाल बहुत मिल रहे थे प्रैक्टिस करने के लिए, और जो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट थे जो थोड़े नहीं आ रहे थे, कहीं भूल गए सर, तो उसको अच्छे से रिवाइज कराया गया, और फिर सवाल तो और अच्छे लगवाए गए, तो उससे बहुत फायदा हुआ सर पेपर में। यस सर। और कुछ अपने जूनियर्स को एक बार आप कुछ मतलब कुछ टिप्स और ट्रिक अपनी साइड से देना चाहें, जो आपको लगता है कि हाँ वो ये गलती मैंने कर दी थी, अब ये गलती आगे इन बच्चों से ना हो कि और अच्छा परफॉर्मेंस करें। क्योंकि मैथ में मैं एक्चुअली में मेरे पास जो डेटाबेस है, मैंने कभी इस तरह से वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड नहीं किए या उनके फोटोग्राफ्स मिले। आपके इस एरिया में सेवरल स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने मैथ और साइंस में 100 मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो आपका वैसे बहुत अच्छा था, क्योंकि इस बार का पेपर भी मैंने देखा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट और कुछ ट्रिकी था, शायद एक दो क्वेश्चन की वजह से आपका 100% नहीं आया है। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे बच्चे करें कि जो मैथ और साइंस 100% स्कोर किया जा सकता है, तो क्या कमी रह गई थी कि उसे पूरा करें बच्चे? सर ये है कि कुछ बच्चे होते हैं, मैंने देखा है, जो क्वेश्चंस को रट लेते हैं, कैसे कि इसके आ गया तो ऐसे करना है सर, वो प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने भी शुरू में इसको करा था, तो वो एक गलती थी कि ये क्वेश्चन आ गया तो सीधा ऐसे अप्लाई कर देंगे। मेन होता है कॉन्सेप्ट कि अगर घुमा भी दे क्वेश्चन को थोड़ा, तो कॉन्सेप्ट अगर आता है सर तो वो हो जाएगा। तो इसी से मेरा थोड़ी गलती हो गई, तो 1-2 मार्क्स रह गए। तो अपने जूनियर्स को यही है कि कॉन्सेप्ट पे इंपॉर्टेंस होता है बहुत, और रटना नहीं होता मैथ्स में। साइंस में भी लोग को लगता है कि रट सकते हैं, बट फिजिक्स और ऐसे केमिस्ट्री के थोड़ा चैप्टर्स हैं जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो बच्चे कर लें तो फिर बहुत आसान हो जाएगा पेपर उनका। और मैं कहना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि बहुत ही इजी सिलेबस है। क्लास 10 की अगर आप साइंस देखते हैं, अगर पूरी फिजिक्स को कलेक्ट कर लें, और क्लास 11 के सिर्फ 2 चैप्टर के बराबर हो गए कि नहीं, अभी आप 11th में पढ़ रहे हो, पता होगा, तो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। एक स्ट्रेटजी बच्चे बना लें और अच्छी तरह से तैयारी करना अगर शुरू कर दें, डेली 2 घंटे 3 घंटे जितना दे सकते हैं, यानी कि संडे ऑफ होता है तो संडे में ज्यादा पढ़ लें, तो बहुत एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और ज्यादा टफ नहीं है। बोर्ड के मार्क्स, अगर एक बार आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो फिर आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। फिर क्लास 11, 12, उसके बाद फिर नीट, जेई, जो भी आपका एम है आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो कुछ असाइनमेंट ठीक लगा? कितना मार्क्स कितना देंगे? ठीक लग रहा है आपको? असाइनमेंट तो बहुत बढ़िया है सर, बढ़िया असाइनमेंट, इसमें सब कुछ है। इस तरह से सारे असाइनमेंट को अपडेट कर दिया गया। इस साल काफी मेहनत की गई है, बैकएंड पे टीम ने काफी मेहनत किया है। बोर्ड से सर्च करके पूरे क्वेश्चंस को निकाल करके उसका सॉल्यूशन बनाया गया, फिर उसको कर दिया गया। इसके टेस्ट भी बन रहे हैं, तो टेस्ट भी ऐप का जो सेंटर का ऐप है, बच्चे डाउनलोड कर लेंगे तो बेनिफिशियल होंगे। हाँ सही है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और क्योंकि आपका 11th क्लास है और काफी बिजी शेड्यूल हो जाता है, 11th में तो काफी बिजी हो जाता है टाइम के कंपैरिजन में। तो वंस अगेन थैंक यू सेंटर की तरफ से।